हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाकई हाइड्रोजन क्या है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे जान करके आपको एक तरीके से आश्चर्य होगा कि क्या इतना बड़ा यूजफुल जो है तत्व आपका हाइड्रोजन है। और जो भी अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से आने वाला आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन से जुड़ी 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आपका हम लोग मिल करके डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और काफ़ी आपको यहाँ से हाइड्रोजन के बारे में जानकारी मिलेगी जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि वाकई हाइड्रोजन तत्व अपने आप में एक यूनिक है। और साथियों, ये वीडियो भी अपने आप में यूनिक होने वाली है, आप चाह के भी बीच में इस वीडियो को एंड नहीं कर पाएंगे। साथियों, यदि आप नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो आपको जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारी आवर्त सारणी है, जब बहुत सारे तत्वों की जानकारी हो गई तो मेंडलीव द्वारा एक जो है आवर्त सारणी तैयार की गई थी। तो उस आवर्त सारणी का जो सबसे पहला तत्व है वो आपका हाइड्रोजन है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो आपका हाइड्रोजन है। दूसरा, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एकमात्र तत्व, यानी एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव होता है, या यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आगे पूछा गया है जो ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन विहीन है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये परमाणु का आपका नाभिक होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है आपका ये मान लीजिए परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब हम बात हाइड्रोजन की करते हैं, 1H1 की करते हैं, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 होता है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन विहीन है। बाकी सभी तत्वों के जो बाकी जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है एक तरीके से नील होती है, यानी 0 होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया कि कौन ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन विहीन होता है, या कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। चलिए आगे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन ऐसा तत्व है जिसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए जितने भी जो है आपके परंपरागत स्रोत हैं और ईंधनों के गैर परंपरागत स्रोत हैं, तो जो परंपरागत हमारे स्रोत हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, इन सभी का, कोयला हो या पेट्रोलियम, इन सभी का एक सीमित भंडार है। अगर इसी तरीके से इन सभी का दोहन होता रहा तो भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना है जो है या ज़्यादा बनी रहती है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है, अभी आपको आगे मिलेगा कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, एक तरीके से देखा जाए तो 75% है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में। तो पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला अगर सर्वाधिक कोई तत्व है तो वो आपका हाइड्रोजन है। तो इसलिए हाइड्रोजन बहुतायत मात्रा में है और बिल्कुल ईजिली वे में उपस्थित है। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप हाइड्रोजन को टिक करेंगे। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वो अभी आपका हाइड्रोजन है, इसकी भी नॉलेज आपको हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं
देखिए कहता है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान का आवारा तत्व कहा जाता है, यानी कौन ऐसा तत्व है जिसे जो है रसायन विज्ञान का आवारा तत्व घोषित किया गया। तो वो आवारा तत्व कहने का मतलब वो हर जगह मौजूद होता है, चाहे आपकी अम्ल हो या क्षार हो। कहने का मतलब इसीलिए रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई। चलिए यह भी आपको जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि सभी अम्लों में, कह रहा है सभी अम्लों में सर्वाधिक समान तत्व कौन है, यानी कौन ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है, चाहे वो आपकी प्रबल अम्ल हो चाहे वो आपकी दुर्बल अम्ल हो। तो सभी अम्लों में समान रूप से जो पाए जाने वाला तत्व है आपका, वो तत्व आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए अब कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भले सिंपल है लेकिन बार बार देखिए, जब भी हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पे क्या बनता है, पानी बनता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस जलती है तो पानी का निर्माण होता है। आगे वही है कौन ऐसा न्यूट्रॉन विहीन तत्व है, यह पूछा गया। न्यूट्रॉन विहीन तत्व है तो इसका डिस्कस हम लोग कर पाए हैं, बड़े आराम से पहले ही कर चुके हैं। न्यूट्रॉन विहीन तत्व हाइड्रोजन होता है। अब यह है कि कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर जल में बदल जाती है, यानी कौन ऐसी गैस है जो बहुत ही कम देखिए जब हाइड्रोजन गैस जब जलती है, यानी हाइड्रोजन गैस को जैसे ही गर्म किया जाता है तो वो पानी का रूप ले लेती है, यानी जल का निर्माण करती है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है यहाँ पे, या इस टाइप से आपसे पूछ सकता है कि कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर जो है जल में बदल जाती है। तो जो न्यूनतम तापमान पे जल में बदलने का काम करती है, बहुत ही न्यूनतम तापमान पे जल में बदलेगी, वो है हाइड्रोजन। आगे है आदर्श ईंधन क्या है, यह भी घुमा के पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसे आदर्श ईंधन कहा जाता है या आदर्श ईंधन क्या है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसे आदर्श ईंधन गैस या आदर्श ईंधन की संज्ञा देते हैं। ये ऐसा है, ये हाइड्रोजन गैस एक हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो तैयार होने वाला ईंधन है, यह बिल्कुल पर्यावरण के लिए जो है बिल्कुल प्रदूषण फैलाने वाला नहीं है, मतलब एक तरीके से पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रखता है। ठीक है, यानी एक तरीके से इको फ्रेंडली भी है। तो आदर्श ईंधन क्या है, तो आप हाइड्रोजन को टिक करेंगे, क्योंकि यही भविष्य का ईंधन है और यही जो है आदर्श ईंधन भी है। अब आगे है जो द्रवित हाइड्रोजन हो, जैसे हाइड्रोजन को आपने द्रवित कर दिया तो द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है। तो देखिए जो रॉकेट हुआ, चाहे आपके जेट विमान हुए, इन सभी में जो है द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी एक तरीके से हाइड्रोजन जो है चाहे रॉकेट हो या जेट विमान हो, इनमें जो है एक किसका काम करती है, ईंधन का कार्य करती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है। देखिए वही बात हो गई, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। अब आगे उसी को थोड़ा घुमाया है कि विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जो सब जगह उपलब्ध है, चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो, हर जगह मौजूद है, वो आपका हाइड्रोजन है, लगभग 75% एक तरीके से। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, आपका 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। इनके नाम क्रमशः होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी देखिए ड्यूटेरियम को भारी जल भी कहा जाता है, ये आगे आपको। अब देखिए भारी हाइड्रोजन क्या है, तो देखिए भारी हाइड्रोजन के द्वारा ही भारी जल का निर्माण होता है। तो भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो 1H2 को कहा जाता है, यानी जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो भारी हाइड्रोजन क्या है, तो आप ड्यूटेरियम को टिक करेंगे कि भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहा जाता है, यानी 1H2 को बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपका है कि प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। यानी ये कहा जा रहा है कि प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा, यानी अगर प्रति ग्राम अगर जो है हाइड्रोजन को जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कहा जा रहा है कि प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन क्या है, तो वो आपका हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन है, हाइड्रोजन ही आदर्श ईंधन है। हाइड्रोजन जो ईंधन है वो इको फ्रेंडली है, और हाइड्रोजन जो है अगर प्रति ग्राम अगर मोचित ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी जो है एक आदर्श ईंधन आपका है। अब देखिए वनस्पति तेलों की संतृप्त वसाओं में, देखिए वनस्पति जो तेल होता है उसको संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो वनस्पति तेल होता है उसे यदि जो है वनस्पति यानी एक तरह से वसा में कन्वर्ट करना है, संतृप्त वसा में, तो उसे परिवर्तित करने के लिए आपका हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ आगे जो डिस्कस करना है वो पहले ही कर दिया जाता है। देखिए अक्सर आता है कि वनस्पति तेल के द्वारा जो वनस्पति घी का निर्माण होता है यह किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। यानी हाइड्रोजन गैस यानी वनस्पति जो तेल होता है जब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वह जो वनस्पति तेल है वह वनस्पति घी का निर्माण यानी वनस्पति घी में बदल जाता है, यानी वसा में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा यानी H2 के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आपका वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी तैयार होता है तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब आगे देखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोटेशियम, सोडियम, कैडमियम, लिथियम में से कौन सी धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देती। एक चीज आपको अच्छे से समझ लेना है कि जितनी भी क्षार धातुएं हैं या क्षारीय मृदा धातुएं हैं ये सभी जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम और कैडमियम और लिथियम, तो ध्यान में रखना है कि कैडमियम आपकी जो है क्षार धातु नहीं है। तो जो क्षार धातु ही नहीं है, तो जब क्षार धातु नहीं होगी तो वो जल से क्रिया करने के बाद आपका जो है हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं करेगी। इसमें जो सही जवाब होगा वो आपका कैडमियम होगा, बाकी सब देंगी, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, लिथियम हो। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी के नाम से या दुर्लभ तत्व के नाम से या नहीं रेडियोधर्मी या दुर्लभ या अस्थायी जो है समस्थानिक होता है, तो वो आपका होता है ट्राइटियम। देखिए ट्राइटियम को जो है ना रेडियोधर्मी समस्थानिक कहा जाता है, यानी यह रेडियो एक्टिव तत्वों के समान यह व्यवहार करता है एक तरीके से। तो रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है भाई, तो वो 1s3 है जिसे ट्राइटियम की संज्ञा देते हैं, ड्यूटेरियम नहीं, ट्राइटियम। अब आगे देखते हैं 1934 में यूरो को ड्यूटेरियम एवं भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी यूरो नामक साइंटिस्ट को 1934 में यानी जो D2O है यानी ड्यूटेरियम है जिसके द्वारा जो है देखिए आपका जो दूसरा समस्थानिक हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, इसी के द्वारा जो है भारी जल का निर्माण होता है। और भारी जल का जो भारी जल होता है यह एक तरीके से परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉन मंदक का काम करता है। यानी बहुत ज़्यादा जब ब्लास्टिंग होने लगती है तो भारी जल का प्रयोग करके जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो भारी जल किसका काम करता है, D2O के नाम से भारी जल को जाना जाता है, यह न्यूट्रॉन मंदक का काम करता है। आगे देखिए जो जितने भी पुराने तैल चित्र हैं, जैसे जो ऐसे चित्र हैं जो ऑयली पेंट के द्वारा बनाया गया, जैसे कोई ऑयली पेंट है, ऑयल बेस पेंट है, उसके द्वारा कोई चित्र बना है, वो बिल्कुल धूमिल हो चला है, तो उसे चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का प्रयोग करके हाइड्रोजन के द्वारा उसे फ्रेश कर देंगे तो काफ़ी चमकदार
हो जाएगा। अब एक चीज ये पता चला, अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं जो छूटे हुए क्वेश्चन है। और अब देखिए धातुओं को काटने के लिए देखिए हाइड्रोजन का प्रयोग। देखिए जो हाइड्रोजन जो गैस की ज्वाला होती है, ये हाइड्रोजन गैस का जो फ्लेम या ज्वाला है, यह धातुओं को काटने का काम एवं जोड़ने का काम दोनों करती है। तो हाइड्रोजन गैस की जो ज्वाला है वो जो है धातुओं को काटने एवं जोड़ने का काम करती है। साथ में जो है हाइड्रोजन जो होता है ना, जो हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो है अमोनिया जो बनती है वो हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, यानी उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। अब चाहे आपका वार्निश बनाना हो, चाहे मेथिल एल्कोहल तैयार करना हो या कृत्रिम पेट्रोल बनाना हो, इन सभी में जो है हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। और साथ में वाटर गैस, जिसे जल गैस कहते हैं, तो वाटर गैस बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग आपका किया जाता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी जानकारी आपकी थी, सारी जानकारियां हाइड्रोजन से जुड़ी हैं। और ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे जो है बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जानकारी के तौर पर भी काफ़ी रोचक है और एग्जाम के हिसाब से भी ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पे हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक दें। जो है आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।